और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जहांगीर भारत के 10 सबसे क्रूर शासकों में से एक था। ये बात इतिहास पर रिसर्च कर रहे छात्र या फिर इतिहास में जिनकी दिलचस्पी है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि जहांगीर कितना क्रूर शासक था। लेकिन इस बार फिर से एक बार ये नाम चर्चा में है और इस बार वजह भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर खान रखा है, जिसकी अब चौतरफा किरकिरी भी हो रही है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है। करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे का नाम का खुलासा हो गया। अब तक करीना के छोटे बेटे का नाम जूही बताया जा रहा था, पर एक्ट्रेस की किताब ने बेटे के पूरे नाम को दुनिया के सामने रख दिया। जय का नाम जहांगीर है, जिसे करीना ने खुद अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल में लिखा। यह नाम इतना खास क्यों है और क्यों तैमूर के बाद अब जहांगीर का नाम ट्रोल हो रहा है? आपको बता दें कि जहांगीर मुगल शासन काल का एक ऐसा शासक था जिसमें उदारता, न्यायप्रियता के साथ साथ क्रूरता, निर्दयता, विलासप्रियता, इंद्रलोलुपता के दो विरोधाभासी चरित्रों का सम्मिश्रण देखने को मिलता था। यदि उसने नूरजहां के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखा होता तो वह अपने पिता की तरह एक श्रेष्ठ प्रशासक होता। आपको बता दें कि सल्तनत हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल का मातम 7 दिन चला था। 8वें दिन यानी कि 24 अक्टूबर 1605 को आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत भी हुई थी। इन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम का नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर दुनिया और इतिहास में पशोपेश न हो, इसलिए मुगल सलीम ने खुद को जहांगीर होने का ऐलान करवा दिया। जहांगीर यानी कि दुनिया को जीतने वाला। हालांकि सभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। चर्चित पत्रकार शाजी जमा अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फकीरों ने कभी बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। सो सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख लिया। आपको बता दें कि सलीम के खाते में ऐसी कोई अहम लड़ाई या ऐसा कोई अहम वाकया दर्ज ही नहीं है जो उसके नाम की गवाही देता हो। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेजी और राजपूती खून दौड़ रहा हो, जो बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम का जहांगीर था। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगल इतिहास में बड़े चाव से लिखा जाता है। सलीम बादशाह अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी की संतान था। कोई उसका नाम जोधा अकबर बोलता है तो कोई हीर कंवर। कुछ लोग उसे आमेर का ना होकर जोधपुर का भी बताते हैं। इससे याद आता है कि कुछ साल पहले जोधा अकबर फिल्म में जोधा को अकबर की पत्नी बताने पर भी विवाद खड़ा हो गया था। सोचना दिलचस्प है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के रगों में राजपूती खून भी था। फिर राजपूतों को मुगलों के नाम से आखिर इतना परहेज क्यों? उन्हें तो फक्र होना चाहिए कि उस दौर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हिंदुस्तान में राजपूत और मुगल दोनों ही बराबर के हिस्सेदार रहे हैं और गौरवशाली मुगल काल पर उनका भी आधा अधिकार है। चलिए वापस अब अपनी बात पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जब रानी गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहने के लिए भिजवा दिया। अकबर की ख्वाहिश थी कि तैमूर का वंशज चिश्ती के साये में ही दुनिया में आए। बताते चले कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस बार अकबर ने कहा था कि वह पहला बेटा शेख की सरपरस्ती में देंगे, लिहाजा जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम के चिश्ती के ही नामों पर धरे गए थे। जहांगीर जिस तख्त पर बैठा वह बाबर, हुमायूं और अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया, पर इसका भी सूत्रधार शाहजहां था। कहते हैं कि जहांगीर ना तो महत्वाकांक्षी था और ना ही उसमें कोई खास जीवट था। उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुताबिक जहांगीर और शाहजहां अकबर की श्रेणी के शासक नहीं थे, पर वे दोनों इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित राजकीय और सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा। नेहरू के मुताबिक अकबर ने इस ढांचे को इतनी खूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के 100 साल बाद तक हिंदुस्तान को कोई विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो सवाल उठता है कि फिर जहांगीर को इतिहासकार महान मुगलों की आखिर श्रेणी में क्यों रखते हैं?
इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो कला का पारखी था जो उसके काल में ऊंचे स्तर पर पहुंची थी। शायद इसलिए भी कि कुछ इतिहासकार उसे सबसे सहिष्णु मुगल मानते हैं। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पक्षियों, जानवरों, विज्ञान से बेहद लगाव था। उसका जिक्र जहांगीर नामा में मिलता है। उसने शासनकाल में लिखी गई यह किताब उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का दिन ब दिन बयान करती है। तो इतिहासकार बैम्बर गोइस्कोन द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं कि जहांगीर को क्रूरता देखने में आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों द्वारा कुचलवा देना उसका पसंदीदा नजारा था। एक बार किसी मुलजिम के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म दे दिया। इससे जाहिर होता है कि जहांगीर के मिजाज में कुछ सैडिस्ट भाव भी था। हालांकि गोइस्कोन यह भी लिखते हैं कि मुगलों की क्रूरता अन्य मुसलमान शासकों या यूरोप के राजाओं से कमतर थी। जहांगीर के शासन के शुरुआती 17 साल शांति से गुजरे। सिर्फ उसके बेटे बागी खुसरो ने जरूर उसे कुछ दिक्कतें दी थी, पर जहांगीर ने उसकी बगावत को हर बार कुचल दिया। आखिरी बार तो उसने खुसरो को लगभग अंधा ही कर दिया था। इसी दौरान मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां उसकी जिंदगी में आ पहुंची। नूरजहां की जहांगीर की मुलाकात भी एक दिलचस्प किस्सा है। इसके कई संस्करण हैं। कुछ कहते हैं कि जहांगीर ने एक बार उसे कहीं देख लिया और वो दिल दे बैठा। एक तरफा इश्क में गिरफ्तार उसने उसके शौहर को मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग से उनका निकाह लाहौर जाकर किसी और से करने को कहा। इस प्रकार इराक का अली कुली बेग इस्तुजुल उसका शौहर बन बैठा। जब जहांगीर शहंशाह बना, उसने अली कुली बेग को बंगाल भेज दिया। किसी जंग में वहां पर उसे मरवा दिया गया। इसके बाद नूरजहां आगरा चली आई और 1611 को ईरानियों के उत्सव नौरोज में उसकी जहांगीर से मुलाकात हो गई। 1616 में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश अफसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक नजदीकी से देखा। रो ने बड़ी ईमानदारी से उसका बयान भी किया। उनके मुताबिक नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक थी। नूरजहां का यूं ताकतवर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था और बेहद खूबसूरत और गजब की होशियार थी। 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी हो गया था। इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपने नाम के सिक्के गड़वाए और कामकाज के अहम फैसले लेने लगी। उसका परिवार जहांगीर के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल हो गया। इससे आगरा के राजनीतिक हालात बदलने लगे। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम उर्फ शाहजहां अकबर की मानिंद तेज तर्रार और जंगजू था, पर फिर भी अकबर से कम था। जिस मेवाड़ को अकबर भी ना जीत पाए थे, वहां का राणा खुर्रम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। खुर्रम भी राणा की ताकत और ना झुकने की आदत से रूबरू था। उसने राणा से आसान सी शर्तों पर आत्मसमर्पण करवा डाला। खुर्रम ने राणा से सिर्फ मुगलों की सरपरस्ती कबूल करने की शर्त रखी, जिसे राणा ने मान भी लिया। इस संधि के बाद खुर्रम का आगरा दरबार में काफी मान हो गया था। जहांगीर ने सरेआम उसे अपना वारिस होना कबूल किया। उसे शाहजहां की पदवी से नवाजा गया था। इस प्रकार जहांगीर के शासन में 2 धड़े पैदा हो गए। पहला नूरजहां और दूसरा शाहजहां। नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा तो उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार को बढ़ावा दिया। उसने पहली शादी से हुई औलाद लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवाकर आगरा का माहौल गरमा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्खन गए हुए थे। जब उसे यह खबर मिली तो उसने विद्रोह का ऐलान कर दिया। मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो यह कि उत्तराधिकारी पर कोई नीति नहीं थी। लिहाजा मुगल शहजादे तलवारों के जोर पर फैसला करते थे। शाहजहां की फौज जहांगीर की सेना से भिड़ गई। जहांगीर की जीत हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ले ली। आपको बताते चले कि दोनों ने अपनी पगड़ी एक दूसरे को दी थी। बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ कर दिया था, पर नूरजहां ने उसके बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को बतौर जमानत आगरा दरबार में रख लिया था। विडंबना देखिए अब आप, ये दोनों भाई जो उत्तराधिकारी के लिए बतौर जामिन जमा हुए थे, आगे चलकर इसी गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़े। जहां जहांगीर के अंतिम सालों का बयान मिलता है। अब 28 अक्टूबर 1626 की बात करते हैं। आपको बताते चले जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की इस दौरान मौत हो गई थी। अब खाली शाहजहां ही बचा था जो गद्दी पर बैठता। जहांगीर की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। परवेज की मौत के ठीक 1 साल बाद उसके इंतकाल के काले दिन यानी कि 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते हुए जहांगीर राजौरी में चल बसा। उसे लाहौर में दफनाया गया। शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसने नूरजहां को माफ कर दिया। वह लाहौर चली गई और अंत तक वहीं रही।
जहांगीर के शासनकाल को इसलिए भी याद किया जा सकता है कि उसी दौरान अंग्रेजों का हिंदुस्तान आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। उधर मुगलों के जहाज हज और व्यापार के लिए अरब सागर में आया जाया करते थे। अक्सर पुर्तगाली लुटेरे या सैनिक उन्हें लूट लिया करते थे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से समुद्र की बादशाहत छीन ली। जहांगीर इस बात के चलते अंग्रेजों से प्रभावित हो गया था, क्योंकि मुगलिया जहाजों को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं था। जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी। आने वाले 100 सालों तक किसी भी मुगल ने अंग्रेजों को संजीदगी से नहीं लिया। कमाल की बात तो ये है कि थॉमस रो जब हिंदुस्तान से वापस गया तो उसने अपने दौरे को असफल बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व इतिहास में उन 3 सालों की असफलता पर भारत की गुलामी की बुनियाद भी रखी गई। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।